दोस्तों, आज से हम लोग भारतीय इतिहास में जो प्राचीन काल से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन बनता है। और बीपीएससी अगर आप 60 बीपीएससी से लेकर अगर 71st बीपीएससी तक देखें तो तमाम क्वेश्चन ऐसे प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से बने हैं। सारे इतिहास हमको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और क्योंकि मेरा मुख्य फोकस और शायद आप लोगों में मुख्य तैयारी सिर्फ टीआरई ही है, जो टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम है, जो बिहार में टीआरई का पेपर होने वाला है, टीआरई 4.2। मैं आशा करता हूँ आप लोग मैक्सिमम फोकस आप लोग का टीआरई पे होगा। टीआरई पे फोकस होगा या आपका 72nd बीपीएससी पे होगा, क्या टीआरई पे होगा? देखो, मेरा टारगेट है ना कि आपका मेनली टीआरई कवर कराऊँ, टीआरई। और टीआरई के साथ साथ बहुत सारा ऐसा भी आपका क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको आपका आंसर मिलेगा, कंप्लीट होगा, जो आपको 72 बीपीएससी में फ़ायदा करे। तो देखो, हम लोग को सारे इतिहास में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को इतिहास पढ़ा रहा हूँ। इतिहास में सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है। इतिहास में हमको उतना ही पढ़ना है जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी टीआरई 4.2 के लिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आया हूँ। बस मेरा टारगेट है आपका एक सीट दिलवाना एग्ज़ाम में। अगर आपको एक सीट मिल गया उतना से आप खुश, और उतना ही मेरा टारगेट है कि मेरे पास जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और टीआरई का तैयारी कर रहे हैं और इतिहास विषय में उनसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि इतिहास विषय कुछ ऐसा फैक्चुअल डाटा होता है, कुछ ऐसा कंसेप्चुअल भी होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है। तो अभी तक मैं आप लोग पढ़े होंगे, मैं लगातार इस पे क्लासेस ले रहा हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब एंशिएंट हिस्ट्री की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और शुरुआत कर रहा हूँ मगध। मगध एम्पायर था, मगध में जो शासन काल रहे, किन किन वंशों का शासन रहा, आज एक ब्रीफ में हम देखेंगे मगध के बारे में। मगध एम्पायर पर किन किन वंशों का शासन रहा और किन किन वंशों ने, किन किन वंशों के कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए और उनकी क्या नीतियाँ रही, क्या घटनाक्रम रहे, क्योंकि घटनाक्रम से ही क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज आज का हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब पर रिकमेंडेशन जाता है, एक फीडबैक मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरा वीडियो आप लोगों को जैसे अपलोड होगा वैसे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मगध पे शासन। देखो, हर एक वंश मगध का, हर एक वंश वो पहला वंश था जिसने मगध पे शासन किया था। माना जाता है कि हर हर एक वंश से पूर्वी मगध पे जिसका शासन रहा वो था जरासंध। जरासंध वहीं एक राजा था। और जो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीनतम राजा था हर्यकवंश, उसका शासन था। लेकिन मगध पर हर एक जरासंध का शासन था। जरासंध के जो भीम ने जरासंध को मारा, उसके बाद से काफ़ी गैपिंग आ गई। और माना जाता है कि मगध साम्राज्य का उत्थान फिर जाके हर एक वंश में बिम्बिसार के काल में होता है। क्योंकि बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक मगध पर हर एक वंश का शासन रहा, हर एक वंश का शासन रहा। और हर एक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार था। बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक बिम्बिसार का शासन रहा। आप लोग ध्यान रखना, हर एक वंश का शासन काल रहा 544 से 412 12 ईसा पूर्व तक। मैं ईसा पूर्व, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ईसा पूर्व क्या होता है। देखो, ईसा पूर्व, पहले ईसा पूर्व समझ लो। अगर आपको प्राचीन भारत को समझना है तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा। डेट याद रखना पड़ेगा तो इसमें डेट उल्टा चलता है। जैसे मान लो एक ब्रिटेन में एक ईसाई धर्म के प्रचारक और ईसाइयत को मानने वाला जो ईसा मसीह थे। और ईसा मसीह, जिसको हम कहते हैं ईसा मसीह, और ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ वह हुआ, उस जन्म को ईसवी माना गया। ईसा मसीह के जन्म को आप जीरो मान लो, 0 साल। देखो बात समझो, ईसा मसीह से, जैसे ईसा मसीह जैसे भारत में प्रभु राम का जन्म हुआ, वैसे ही जो ईसाइयत लोग हैं तो उनके यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ। और ईसा मसीह के जन्म को उन्होंने, ईसा मसीह के जन्म को ईसवी माना, ईसवी। और क्योंकि पूरा विश्व यूरोपीय और अमेरिका का ही अभी तक दबदबा बना रहा है, क्योंकि जो यूरोपीय कंट्री तो सब पे शासन किया है, तो उनके हिसाब से चलना था। तो बात को समझो, ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म को ईसवी माना गया। क्या माना गया? ईसा मसीह के जन्म को ईसवी माना गया। और उसी ईसवी से
उसी ईस्वी से ईसा मसीह के जन्म को ईस्वी माना गया, इसी ईस्वी को शून्य माना गया, शून्य। और शून्य से इधर जाओगे और शून्य से इधर आओगे इसको कहते हैं एनो डोमनी, ईसा मसीह के जन्म के साथ। ये हो गया बिफोर क्राइस्ट, इसको कहते हैं एनो डोमनी, एडी कहते हैं, इसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के साल। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के साल, ये हो गया ईसा मसीह का जन्म, शून्य माना गया इसको। ईसा मसीह के जन्म से आओगे पहले, इधर देखो, यहाँ से अगर जाओगे, जैसे यहाँ से जा रहे हो तो क्या होगा, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, ऐसा होकर जाएगा। वैसे आप इधर बढ़ोगे ना, तब एक यहाँ से 0 है तो इधर 1 हो रहा है, तो इधर कहाँ जाओगे, तो इधर तुम उल्टा बढ़ोगे। जैसे हो गया यहाँ पे हो गया 100, तो इधर होगा 99, इधर होगा 96, इधर होगा 95, ऐसे जा रहे हो आप, ऐसे जा रहे हो आप, बात को समझो। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया, फिर आप लोग गड़बड़ समझ लिए, काटो इसको। जैसे मान लो इस यहाँ ईसा मसीह के जन्म का हो गया, मैं बोलता हूँ ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म से 5 साल पूर्व यहाँ हो गया, और ईसा मसीह के जन्म यहाँ हुआ था, इनसे जन्म के 5 साल पहले की घटना है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ईसा मसीह के जन्म से 412 वर्ष पहले घटना है। ईसा मसीह के जन्म से 412 वर्ष, मैं बोलता हूँ ईसा मसीह के जन्म से 544 वर्ष पहले घटना है। ईसा मसीह के जन्म से 544 इधर आएगा, इधर भाई साहब समझो, 544 इधर आएगा, 544 फिर आएगा 500, फिर आएगा 412, क्योंकि इनके जन्म से तुलना कर रहे हैं। अगर 412 कहते हैं तो और नज़दीक होगा, 500 कहते हैं तो और होगा, 512 कहते हैं तो और दूर जाएगा। वैसे ही अगर इधर कहते हैं ईसा मसीह जन्म के 500 साल बाद, 500 साल इधर जाएगा, इधर होगा 500, फिर इधर होगा 600, क्योंकि जन्म से तुलना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। इतना आप लोग शायद मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि किसका मतलब क्या है। तो ईसा मसीह के जन्म के ईस्वी पूर्व, इसको कहते हैं ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 544 वर्ष पहले हर्यक वंश का स्थापना हुआ मगध पे, और उसका शासन कौन था, बिम्बिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, और इसने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। और आज उसको राजगीर कहते हैं, आज इसको क्या कहते हैं, राजगीर कहते हैं। उस टाइम को क्या कहते थे, राजगृह कहते थे, ठीक है। तो राजगृह को राजधानी बनाया, अंग को जीत लिया। बिम्बिसार आता है तो राजगीर को राजधानी बनाता है और अंग को जीत लेता है। और बुद्ध के संरक्षण, देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो पूरा आधा कहानी समझना नहीं आप लोगों को, इतना जान लो कि स्थापना कब हुआ, 544 ईसा पूर्व। अब देखो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे है, देखो आपको इतना तो समझ में आनी, बहुत यहाँ पे ऐसी होगी, ये सब आपको कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए इसको हटा रहा हूँ। देखो अब समझो, 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व में स्थापना होता है हर्यक वंश का, 412 तक इसका शासनकाल होता है। और 544 में इसमें संस्थापक कौन था, बिम्बिसार था। बिम्बिसार के बारे में कुछ बातें जान लो। राजगिरी को राजधानी बनाया, अंग को जीत लिया, अंग प्रदेश था एक, उसको जीत लिया था। बुद्ध के संरक्षक था, क्योंकि इसके बुद्ध के संरक्षक था, और विवाह नीति से राज्य विस्तार किया, क्योंकि इसके काल में भगवान बुद्ध बिम्बिसार के, और बता दो बिम्बिसार और अजात शत्रु जो उसका शासनकाल रहा, भगवान बुद्ध का शासनकाल रहा। इसी टाइम में मैं पढ़ूंगा, बौद्ध काल बताऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, और फिर सब समझ में आएगा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, जैनों के बारे में। और बुद्ध के संरक्षक रहा, विवाह नीति से राज्य का विस्तार किया। इतनी बातें आप बिम्बिसार के बारे में जान लो। और ध्यान रखना, हर्यक वंश का स्थापना, फिर देखो इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, 492 से 460 ईस्वी तक इसने अजातशत्रु ने शासन किया। इसको पितृहंता कहा गया, क्योंकि अपने पिता को मारकर, पिता की हत्या कर सत्ता संभाला था। वैशाली युद्ध पाटलीग्राम की नींव रखी इसने, वैशाली की और पाटलीग्राम की नींव रखी, महावर्षक सभा की स्थापना की। इसके बाद आता है उदयन, 460 से 444 ईसा पूर्व तक, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और कुसुमपुर की स्थापना की। देखो अभी मेरा टारगेट आपको हर्यक वंश
पढ़ाना नहीं है, सिर्फ हर एक वंश के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता देना जहाँ से क्वेश्चन बनता है। बिम्बिसार के बारे में जान लो कौन, अजातशत्रु के बारे में जान लो कौन, इनकी कुछ कुछ बातें जान लो, उदयन के बारे में जान लो कौन, उदयन, ठीक है। और इन लोग इस देखो महत्वपूर्ण है ही हर एक वंश का, हर एक वंश का संस्थापना, हर एक वंश के सुशासन में पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और स्थापना, ठीक है। और देखो हर एक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन आता है, और शिशुनाग के बाद नंद वंश का शासन आता है। हर एक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश का शासन आता है, इसके बाद मौर्य वंश का शासन आता है। ऐसे ही इसके बाद किसका आता है, शुंग वंश का शासन आता है। इसके बाद किसका आता है, कर्ण वंश का शासन आता है। इसके बाद किसका आता है, तो कर्ण वंश के बाद सातवाहनों का शासन, सातवाहनों का शासन आता है। तो क्रम है, इस क्रम से क्वेश्चन पूछता है। हर एक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, वैसे ही कर्ण वंश, उसके पहले जो बोलते हैं जो शुंग वंश, फिर नंद वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश, ऐसे करके शासन का क्रम है। समझ लो, दो वंशों की तुलना, शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी पूर्व में होती है और यह 342-45 तक रहता है। इसकी राजधानी क्या होती है, वैशाली। कालाशोक ने सेकेंड बौद्ध संहिता का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और 10 शामक की स्थापना की थी। और नंद वंश, इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का शासन 345 से 322 ईसा पूर्व तक होता है। राजधानी पाटलिपुत्र बनाता है और महापद्मनंद एकराट की जो प्रथम साम्राज्य और उपाधि धारण करता है। और 9 नंद इसमें होते हैं। चाणक्य द्वारा नंद वंश का अंत किया जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखना। मौर्य एम्पायर, इसके बाद आता है नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में कौन होता है, चंद्रगुप्त मौर्य होता है जो 322 ईसा पूर्व में स्थापना और चाणक्य के सहयोग से गद्दी पर बैठता है, सेल्यूकस को पराजित भी करता है। फिर आता है बिंदुसार। देखो याद रखना, बिंबिसार और बिंदुसार, ये दोनों में अंतर है। बिंदुसार, आप दोनों को कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि बिंबिसार हर एक वंश का संस्थापक था। बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त का पुत्र था, यह मौर्य वंश में था। इसको अमित्रघात की उपाधि धारण करता है। एक ग्रीक राजदूत डिमाइकस आया इसके शासनकाल में। अशोक कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। धमकी नीति अपनाता है। तृतीय बुद्ध संहिता का आयोजन करता है बुद्ध। ये हो गया अशोक के बारे में। देखो मैं अभी आप लोगों को एक ब्रीफ कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मगध पे, अभी मेरा टॉपिक क्या है, मगध। तो मगध टॉपिक है, मगध पे शासन कौन कौन शासन है उनके शासनकाल को बताना मेरा मध्य से। हर्यक वंश, जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश के बारे में बताना जरूरी है। फिर आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है बताओ, याद करो। नंद वंश आता है, नहीं। हर्यक वंश के बाद जो शिशुनाग था, याद रखो, हर्यक वंश के बाद जो शिशुनाग था, ऐसी शिशुनाग था, आईसी का एक बहुत बड़ा शासक हुआ कालाशोक, उसका वंश आता है। इसके बाद नंद वंश आता है, नंद वंश आता है। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है बताओ, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। मौर्य वंश के बाद देखो अब आ गया मौर्य का मौर्योत्तर काल। मतलब मौर्य वंश के बाद कौन कौन वंश आ गया, तो शुंग वंश आया। तो शुंग वंश का स्थापना 185 ईस्वी में हुआ, 73 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। देखो ईसापुर चल रहा है अभी। पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, बौद्ध विरोधी नीति अपनाई, क्योंकि यह ब्राह्मणवादी था। एक ब्राह्मणवादी था और ब्राह्मण वंश से जुड़ा हुआ था शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। और इसने जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान था इसका। उसके बाद है कर्ण वंश। देवहूति अंतिम शुंग वंश का शासक था और वासुदेव कर्ण ने इसको पराजित करके और शासन सत्ता संभाला था। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण था। फिर आता सातवाहन वंश। गौतमीपुत्र शासक कर्णी महान शासक था और नासिक का अभिलेख में इसके बारे में जिक्र भी मिलता है, गौतमीपुत्र कर्णी के बारे में। तो देखो आप तो ध्यान रखना किस वंश के स्थापना। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर, जो स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 320 ईसा पूर्व से 500, अब ईसा पूर्व छोड़ो, अब ईस्वी में आओ, ये हो गया ईस्वी। तो 320 से 550 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, समुद्रगुप्त का शासन, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन और स्कंदगुप्त का शासन। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का आरंभ कुमार देवी से विवाह करता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है,
समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में इसका जिक्र मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत महान शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत महान शासन था। और चीनी यात्री फहियान इसके समय में आता है। और हूणों का आक्रमण किसके काल में होता है? स्कंदगुप्त के काल में। किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में। और इसमें इसको विजय मिलता है, उनको पराजित करता है। देखो इसके मगध पे के बाद का मगध के बाद की शक्तियाँ, कुछ मगध के बाद की शक्तियाँ, जैसे पाल वंश, गोपाल संस्थापक था, धर्मपाल बहुत बौद्ध धर्म का संरक्षक था। फिर प्रतिहार वंश मध्य भारत में अलग अलग। देखो मगध के, जब मगध एम्पायर का विघटन हुआ तो मगध एम्पायर के बाद बहुत छोटे छोटे अपने राज्य अलग बने। उसके बाद पाल वंश का आया, प्रतिहार वंश आया, राष्ट्रकूट वंश आया, चालुक्य वंश आया और सेन वंश आया। विजय सेन इसके संस्थापक है। दंती दुर्ग संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश का, इसको अमोघ्य वर्ष भी कहा गया। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का दक्कन में संस्थापक था। पाल वंश का गोपाल था। नागभट्ट महेंद्र पाल ने प्रतिहार वंश की स्थापना की। तो इतना क्वेश्चन देख लोगे। पीवाई कोई क्वेश्चन पूछता है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। अशोक ने कलिंग युद्ध कब जीता? 261 ईसा पूर्व। एकराट की उपाधि किसने धारण की? महापद्मनंद धारण की। गुप्त वंश गुप्त संवत किसने चलाई? चंद्रगुप्त ने चलाई थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई थी गुप्त संवत। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। मौर्य वंश का अंतिम अंत किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहाँ है? प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। देखो हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश, बिंबिसार शासन हुआ, फिर अजातशत्रु आए, फिर उदयने आए, इसके शासक हो गए। कौन हो गया? शासक। फिर आओ महापद्मनंद, एकराट के ऊपर नंद वंश का महान शासक था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अशोक महान। फिर गुप्त वंश में स्वर्णयुग कहा जाता है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त तक। सारे महान शासकों हैं। देखो तो मेरा टारगेट था आप लोगों को वंशावली याद कर लो, वंशावली याद कर लो, तिथियां याद कर लो, मानचित्र पर ध्यान रखो, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कीजिए। और देखो अभी सब आपको लग रहा होगा कि सर कितना जल्दी जल्दी पढ़ा दिए। देखो मेरा टारगेट था आपको ब्रीफ करना है मगध के बारे में, और इसके बाद से मैं धीरे धीरे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का, जिस वंश का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मौर्य वंश पढ़ाना पड़ेगा, अशोक के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, कौटिल्य के बारे में, सबके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।